हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। हमारा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हुआ है, यानी कि जलवायु विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास हमने पहली जलवायु विज्ञान की क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने वायुमंडल के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी की ये दूसरी क्लास है और जियोमॉर्फोलॉजी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपको हमारी कक्षाएं यूज़फुल लग रही हों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपको ज्योग्राफी की जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ये यूज़फुल होंगी, यानी कि सारी टॉपिक के अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और जल्दी ही अपन डिटेल्ड क्लास यानी कि यूट्यूब पर हर टॉपिक का डिटेल्ड सॉल्यूशन अपन करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है आपका वायुमंडल के संगठन एवं संरचना। दूसरी क्लास है इसकी, एक क्लास अपन इसके डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास। पहला क्वेश्चन है, मध्यमंडल में लगभग तापमान रहता है। मध्यमंडल में तापमान रहता है। देखो मैंने बताया था क्षोभमंडल, पहला है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, तो तापमान में कमी होगी। ठीक है, तापमान में कमी होगी और उस कमी की दर की यदि बात करें तो वो है 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। यह है क्षोभमंडल की बात। दूसरा है समताप मंडल। देखो समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, पहले तो तापमान समान रहता है और यहाँ पे वायुमंडलीय या मौसमी कोई घटना नहीं होती है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर के बाद जब इसमें ओजोन परत आ जाती है और ओजोन परत में क्या है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं मध्यमंडल। और मध्यमंडल में तापमान में कमी पाई जाती है। तापमान में कमी, और इसकी ऊपरी सीमा पर यदि जाएंगे तो लगभग तापमान 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा तक। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें आयन मंडल की। आयन मंडल में तापमान तीव्रता से बढ़ता है। तीव्रता से बढ़ता है। और बहिर्मंडल में भी तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान को लेकर हमने ये सभी परतों या मंडलों में बात की। क्षोभमंडल की यदि बात करें, तापमान में कमी होती है 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें, और ये कमी जब होती जाती है तो क्षोभ सीमा पर तापमान हो जाता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और यहाँ पे हो जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समताप मंडल में वृद्धि होती है, मध्यमंडल में तापमान में कमी होती है, इसीलिए मध्यमंडल को हम क्या कहते हैं, सबसे ठंडा मंडल। तो बात करते हैं, ऑप्शन बी आपका होगा राइट आंसर। -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है मध्यमंडल में। अगला है, रेडियो तरंगों को प्रतिफलित करने वाले विद्युत द्वारा आवेशित अणु तथा परमाणुओं की गहरी परत को कहते हैं। यानी कि रेडियो तरंगों की यदि कोई बात आएगी तो मैंने रेडियो तरंगों के बारे में आपको बताया है कि आपका आयन मंडल में कुछ आयन अणु पाए जाते हैं जो कि धरातल से आकाश की तरफ, जो ब्रह्मांड की तरफ भेजी जाती हैं। आपके संचार सेवाओं के विकिरणों को भेजा जाता है, जिनको रेडियो विकिरण कहते हैं। और रेडियो विकिरण आयन मंडल में आयनों से टकराकर वापस पृथ्वी की तरफ प्रत्यावर्तित कर दी जाती हैं, उसको अपन कहते हैं आयन मंडल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर।
रेडियो तरंगों की यदि बात करेंगे तो आएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण, यह खाली जगह की विशेषता है। अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण, विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण मिलता है कहाँ पे? आयन मंडल में। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तरंगें, जो रेडियो तरंगें अपनी धरातल से जाती हैं उनको आयन मंडल में ही अपन धनात्मक या विद्युत कण कह सकते हैं या आयन कण कह सकते हैं, उनसे टकरा कर ही वापस धरातल पर आती है आपकी रेडियो तरंगें, और ये कहाँ पे मिलता है आपको? आयन मंडल में। अपेक्षाकृत विद्युत केंद्रों का संकेंद्रण आयन मंडल में मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में है? अब देखो, महासागरों की सतह की यदि बात कर रहा है तो धरातल की सबसे निचली परत की बात कर रहा होगा, क्योंकि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो ही धरातल से या महासागरों से संपर्क में होगी। तो सबसे नीचे वाली परत की यदि बात करें तो वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल है आपका ऑप्शन डी। देखो, क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं जितनी भी हैं वो सारी कहाँ पे घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? ऊष्मा की ये बात कर रहा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस की बात कर रहा है। देखो, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो दो तरह से आती हैं। किरणें जो होती हैं, एक तो होती हैं लघु तरंगें और एक होती हैं दीर्घ तरंगें। देखो, लघु तरंगें जो आती हैं ये आती हैं सूर्य से, और दीर्घ तरंगें, इनको अपन पार्थिव तरंगें भी कहते हैं। पार्थिव तरंगें ये आपकी आती हैं पृथ्वी से निकलती हैं। अब देखो, हमने बात की थी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और तापमान में क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो तापमान को ऑब्जर्व करती हैं, यानी कि अवशोषित करती हैं, और उस तापमान के अवशोषण से ही अपने वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपकी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की यदि बात करते हैं तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में वृद्धि हो रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो ये सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषित करती है, और अवशोषित करके वापस नहीं जाने देती। इसके बारे में हम नेक्स्ट आपके टॉपिक आएंगे, ऊष्मा बजट है और ताप है आपका, यानी कि ऊष्मा बजट में हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। कौन सी गैस है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, दिए गए कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा या कौन से विकल्प सही हैं। हमको ये विकल्प देखने हैं, दो हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। ठीक है, जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी, यानी कि देखो, दाब से ही वायुमंडल में ज़्यादातर चीज़ें परिवर्तित होती हैं। आपकी हवाओं की यदि बात करें या पवनों की बात करें, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती हैं। और वायुदाब पर भी प्रभाव पड़ता है आपके तापमान का। यदि तापमान कम है तो वहाँ पर होगा आपका उच्च वायुदाब, और जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर होगा निम्न वायुदाब, यानी कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं पवनें, और अधिक वायुदाब जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा ठंडा मौसम, और जहाँ पर कम वायुदाब होगा वहाँ पर होगा गर्म मौसम।
तो ये आपका सही है। आगे बात करते हैं, वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है, तो ये आपके दोनों सही हैं। वायुमंडल जितना दाब कम होगा अधिक होंगी, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है आपकी वायु, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए है, यानी कि कथन और कारण अपन को देखने हैं। कथन जो है वो सही है या नहीं है, कारण जो है वो सही है या नहीं है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है, ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती। ऊपरी जो वायु है वो निम्न दाब, ऊपरी वायु का जो निम्न दाब है ये बात कर रहा है, वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम और सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती, लेकिन ये परिवर्तन करती है, तो ये आपका पहला गलत है। कारण बात कर रहा है, क्षोभमंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियां विकसित करती है। देखो दो होते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, और प्रतिचक्रवात। देखो चक्रवात जहां पर आता है तो चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में वायुदाब कम, और यहां केंद्र में वायुदाब अधिक। ठीक है, और जहां पर बात कर रहा है, देखो उच्च दाब की और स्थितियां कौन सी हैं, प्रतिचक्रवात, तो ये सही बात है इसकी। तो ऑप्शन देखते हैं, ए तो गलत है, यानी कथन तो इसका गलत है, लेकिन निष्कर्ष सही बता रहा है ये, यानी कारण सही बता रहा है कि क्षोभमंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियां विकसित करती है, तो ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई को खाली जगह को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। देखो डॉप्सन जो इकाई है वो ओजोन की सघनता मापती है, यानी कि ओजोन परत की सघनता जो है उसको नापने का जो काम करता है उसे कहते हैं अपन डॉप्सन। ये मात्रक है किसका, ओजोन की सघनता का मापक है। ओजोन की सघनता का मापन कौन करता है, डॉप्सन। अब देखो डॉप्सन में है, इसका ऑप्शन में है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। देखो सापेक्ष दबाव है, सापेक्ष बात करते हैं अपन दबाव की, तो निरपेक्ष और सापेक्ष दबाव, ठीक है, यानी कि दो स्थानों को लेकर यदि दबाव के बारे में बात करेंगे तो एक पर कम वायु दाब है, एक पर ज़्यादा वायु दाब है, तो वो सापेक्ष हमने देखा किसके, कि एक का कम है उससे दूसरे वाले से एक का कम है, तो ये कहलाएगा आपका सापेक्ष दबाव। और हवा का यदि सामान्य तापमान निकालते हैं तो टेम्परेचर या सेल्सियस अपन काम में लेते हैं। हवा में आर्द्रता का यदि मापन करते हैं तो हाइग्रोमीटर अपन काम में लेते हैं। हाइग्रोमीटर। और ओजोन सांद्रता का बात करें तो कौन सा है, डॉप्सन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में प्रसुप्त ऊष्मा के मोचन हेतु उत्तरदायी है, यानी कि ऊष्मा के मोचन हेतु कौन सी प्रक्रिया है वायुमंडल की वो उत्तरदायी है। देखो अभिवहन, देखते हैं अभिवहन। अभिवहन है ये वायु का क्षैतिज संचलन।
वायु का क्षैतिज संचलन क्या कहलाता है? अभिवहन। संघनन की यदि बात करें तो संघनन होता है बर्फ का जल में परिवर्तन, क्या कहलाता है? संघनन। संचालन की यदि बात करें तो ये संचालन होता है तापमान का परिवर्तन होता है एक तरह से, यानी कि कोई हवा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, ठीक है, एक स्थान से ठंडी हवा जा रही है और जब दूसरे स्थान पर जाते जाते उसको धरातल यदि गर्म मिलेगा तो वो अपनी प्रकृति में परिवर्तन करते हुए जाएगी, वो कैसी हवा हो जाएगी? गर्म हवा हो जाएगी। ये तापमान का संचालन होता है, ठीक है। बात है संवहन। संवहन है वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन। वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन कहता है संवहन और वायु का क्षैतिज संचलन कहता है अभिवहन। अब बात करते हैं हम प्रसुप्त ऊष्मा, यानी कि गुप्त ऊष्मा अपन कह सकते हैं। गुप्त ऊष्मा किस में होती है? बाष्प में। सॉरी, यहाँ पर गुप्त ऊष्मा शब्द यूज नहीं होगा, अपन बात कर रहे हैं प्रसुप्त ऊष्मा की। तो बर्फ का जल में परिवर्तन है ये। बर्फ का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। और जब बर्फ, देखो बर्फ जब जमती है, यानी कि बर्फ जमती है तो उसके पास कुछ ऊष्मा होती है जिसे अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ जब जमती है तो उसके पास जो वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करती है पहले, तब बर्फ बनती है, ठीक है। और जब बर्फ पिघलती है तो वो जो गुप्त ऊष्मा थी वो उसको छोड़ेगी, यानी कि विमुक्त करेगी। वो क्रिया होती है संघनन की क्रिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघनन किसे कहते हैं? कि बर्फ का जल में परिवर्तन कहलाता है संघनन। और बर्फ में जो गुप्त ऊष्मा छिपी होती है, जब संघनन होगा तो वो ऊष्मा उसके द्वारा निकाली जाएगी। तो ये बात कर रहा है ऊष्मा के मोचन हेतु, यानी कि ऊष्मा का विमुक्तिकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? ओजोन क्षरण। देखो ओजोन के बारे में अपन ने बात की थी कि ओजोन जो परत है या गैस है वो समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल के ऊपरी भाग, यानी कि अपन 15 से 35 किलोमीटर तक समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी? ओजोन गैस। और ओजोन गैस के यदि कार्य की बात करें, यानी हमें क्या काम आती है या क्या क्यों उपयोगी है ओजोन गैस? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है या उनसे रक्षा करती है ओजोन गैस, और इसलिए इसको अपन पृथ्वी का कवच भी कहते हैं। जीवमंडल का कवच ओजोन का परत है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हानिकारक किरणें होती हैं, यानी कि जीवों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। आपकी परावैंगनिक किरणें उनको शोषित करती है ओजोन। अब इसके क्षरण की यदि बात करें, इसमें कमी पाई गई है। देखो अंटार्कटिका में सबसे पहले खोज की थी इसकी ओजोन क्षरण की, फॉरमैन नामक एक विद्वान था। फॉरमैन ने अंटार्कटिका पर सबसे पहले पता लगाया। देखो ओजोन जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं तो बनता है ओजोन। और यदि ऑक्सीजन के 3 अणु यानी कि ओजोन में क्लोरीन मिल जाती है तो वो क्लोरीन का 1 अणु और ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें ओजोन क्षरण के कारण की तो वो है आपका क्लोरीन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरीन है। आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है आपकी क्लोरीन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे पहले फॉरमैन ने कहाँ पे अंटार्कटिका पे ओजोन क्षरण का पता लगाया था। और सर्वाधिक कमी भी कहाँ पे देखी गई है? ओजोन परत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधोलिखित में से कौन वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम है? दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि परतों का क्रम है। परतों के क्रम के बारे में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल है। समताप मंडल देखो एक बार देख लेते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ये हैं आपके, देखो क्षोभ मंडल की यदि बात करें 0 से 13 किलोमीटर तक है, ये 13 से 50 किलोमीटर तक है, 50 से 80 किलोमीटर तक है, 80 से 640 किलोमीटर तक है, और ये 640 से 10,000 किलोमीटर तक है, और 10,000 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका ब्रह्मांड। यानी कि यहाँ से आगे ज़्यादा खोजें नहीं हो पाई। अब देखो, यानी कि ये पृथ्वी से ऊपर तक यानी ब्रह्मांड की ओर आपका परतों का ये वितरण है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल 0 से यानी धरातल से 13 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है औसतन। यदि विषुवत रेखा की और ध्रुवों की बात करें तो ये अलग अलग ऊंचाई पर मिलती है। देखो ध्रुवों पर सम्वहनिक धाराएं नहीं हैं। सम्वहनिक धाराएं जो अभी हमने सम्वहन के बारे में बात की थी कि विषुवत रेखा पर पवनों का ऊर्ध्वाधर गति जो होती है वो कहलाती है संवहन, और विषुवत रेखा पर सम्वहनी धाराएं संचालित रहती हैं तो उनके हिसाब से ये थोड़ी ओजोन परत ऊपर हो जाती है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो 18 किलोमीटर तक मिलती है, और ध्रुवों की बात करें तो वहाँ पर 8 किलोमीटर तक ये मिलती है। इसलिए दोनों का औसत है 13 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन परत, सॉरी क्षोभ मंडल परत। तो समताप की बात करें 13 से 50 है, मध्य मंडल 50 से 80 है, आयन मंडल 80 से 140 है, और बहिर्मंडल 640 से 10,000 किलोमीटर तक है। ये क्रम है। अब आप क्रम देख लीजिए, नीचे से सही क्रम देखना है तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, यानी कि 5 किस्म है, 2 में दे रखा है तो पहले आएगा 5। क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल यानी कि 2, और समताप मंडल में ही आपका ओजोन मंडल यानी कि 3, और ओजोन मंडल के बाद है आपका आयन मंडल यानी कि 4, और ये बहिर्मंडल। तो पहले आएगा 5 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 3, 5 4 3 2 1। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? तो वायुमंडल की गैसों के बारे में अपन ने बात की थी। देखो, नाइट्रोजन सर्वाधिक मिलती है, नाइट्रोजन, उसके बाद मिलती है ऑक्सीजन, उसके बाद मिलती है ऑर्गन, उसके बाद मिलती है CO2, ठीक है, उसके बाद मिलती है आपकी नियोन, उसके बाद मिलती है आपकी हीलियम, हाइड्रोजन, और फिर है ओजोन। ये इसमें दी हुई है। देखो, नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन है 78.08%। ऑक्सीजन की बात करें 20.95 है या 94%। ऑर्गन की यदि बात करें तो 0.93%। CO2 की यदि बात करें 0.03%। नियोन की यदि बात करें 0.018%, और हीलियम की यदि बात करें 0.0005%,
और हाइड्रोजन की यदि बात करें 0.5%, और ओजोन की यदि बात करें 0.00006%। इस तरह से वायुमंडल में गैसों का वर्गीकरण है या गैसों का प्रतिशत पाया जाता है। तो अब देखो इनमें से कौन सी सबसे कम मिलती है। हाइड्रोजन है आपकी 0.005%, हीलियम है आपकी इससे ज़्यादा, ओजोन है आपकी इससे ज़्यादा, और नियोन है आपकी इससे ज़्यादा। तो आपकी हाइड्रोजन सबसे कम है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्रुवों की और ट्रोपोपॉज की ऊंचाई। ट्रोपोपॉज की बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं अपन ट्रोपोपॉज को क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में देखो ट्रोपोपॉज, इनके अलग अलग इंग्लिश के नाम हैं, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेजोपॉज, आयनोस्पोर और एक्सोपॉज। ये इनके ट्रोपोपॉज को कहते हैं अपन क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बारे में मैंने तापमान का बताया था कि धरातल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे क्षोभ मंडल में तो तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी ऊपर जाने पर कमी होगी। और कमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होगा। तो ट्रोपोपॉज में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है या बढ़ता है, तो घटता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन से प्रदूषण पहुंचाते हैं या प्रदूषक पहुंचाते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो मैंने क्वेश्चन में लास्ट में बताया था कि क्लोरीन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है। मैंने बताया था कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, ठीक है, 3 अणु होते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन का 1 अणु ओजोन के या ऑक्सीजन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। इसलिए इसमें सर्वाधिक क्षमता है या सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज या एसी से निकलती है। ये कृत्रिम गैस है, प्राकृतिक नहीं है। ये कैसी गैस है, कृत्रिम गैस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। इस दिन ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल की अगर बात करें तो एक कनाडा का एक शहर है, इसलिए विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं किस दिन, 16 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। देखो तापमान वृद्धि यानी कि एक सामान्य प्रक्रिया है ये। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर 2 प्रकार की प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया देखो सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि मैंने बताया था कि क्षोभमंडल में हम जैसे ऊपर जाएंगे, क्षोभमंडल में जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है।
तापमान में कमी होती है, ये है सामान्य प्रक्रिया। और ये कमी कितनी होती है? 165 मीटर पर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है सामान्य प्रक्रिया। जब कोई प्रक्रिया उसका उल्टा हो जाए, ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य का उल्टा हो जाएगा, उसे अपन कहेंगे प्रतिलोमन। सामान्य प्रक्रिया का उल्टा कहलाएगा प्रतिलोमन। उल्टा क्या कहलाएगा? प्रतिलोमन। देखो इस प्रतिलोमन में क्या होता है, यहाँ पे तो तापमान में कमी हो रही है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान में कमी हो रही है, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब है कि तापमान में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है कि होना तो चाहिए कमी, लेकिन क्या हो रही है? वृद्धि। उसे अपन कहते हैं प्रतिलोमन। और इसकी दर की यदि बात करें तो प्रति 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो ये प्रतिलोमन भी कई प्रकार का होता है, रुद्धोष्म होता है, तापीय होता है, आगे हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कि क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि की बात कर रहा है। होना क्या चाहिए सामान्यतः? कमी, लेकिन उल्टा हो रहा है तो क्या होगा? तापीय प्रतिलोमन। उल्टा होगा। इसकी अलग अलग दशाएं होती हैं जब तापीय प्रतिलोमन होता है कि वायु शांत होनी चाहिए, आकाश बादल रहित होना चाहिए और लंबी रात होनी चाहिए, ठीक है, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। ये कुछ इसकी शर्तें हैं जब होगा तापीय प्रतिलोमन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्षोभ सीमा रैखिक ना होकर मंडलीय होती है, इसकी औसत मोटाई है। औसत मोटाई। देखो क्षोभ सीमा की अगर बात करें, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, ऊपरी सीमा है क्षोभ मंडल की, तो उसे अपन कहेंगे क्षोभ सीमा, जो कि क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनके बीच की जो सीमा है वो कहलाती है क्षोभ सीमा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली परत या सीमा है, उसे कहेंगे अपन क्षोभ सीमा। ये क्षोभ सीमा में दोनों की, क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि देखो एक तरह से हमने जो संबद्धताएं पढ़ी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, संबद्धताएं कॉनरॉड, मोहर, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमान के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो दो परतों को मिलाने वाली थी वो थी असंबद्धता। ऐसे ही यहाँ पे दो वायुमंडलीय परतों को मिलाने वाली परत है, उसको अपन कह सकते हैं सीमा। यानी कि दोनों की जो सीमा है वो कहलाएगी क्षोभ सीमा। इसकी यदि चौड़ाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है जिसकी 1 से 1.5 किलोमीटर मोटाई या चौड़ाई होती है और दोनों को अलग करती है या मिलाती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोनों से संबंधित विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि, यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में अपन ने बात की थी कि ये परिवर्तन मंडल है। वायुमंडलीय घटनाएं यानी कि मौसमी घटनाएं जितनी भी हैं, जैसे वर्षा का होना, बादलों का बनना, तूफान आना, आंधी आना, ओले पड़ना और संघनन है, जितनी भी हैं सारी घटनाएं मौसमी संबंधित हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात जो भी है सभी किस में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में ये घटित होती हैं। लेकिन क्यों घटित होती हैं हमको ये देखना है।
ऑप्शन देखते हैं, क्षोभमंडल में तापमान सदैव स्थिर रहता है। तो क्षोभमंडल के बारे में तापमान को लेकर हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे धरातल से, क्योंकि पहली परत है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर पहली परत है, और ये परत में तापमान परिवर्तन होता है, यानी कि मौसमी परिवर्तन इसमें पाए जाते हैं। इसमें कौन सी, क्षोभमंडल में। तो और तापमान घटता है, स्थिर नहीं रहता। ऊपर की तरफ यदि जाएंगे, धरातल से ऊपर जाएंगे तो तापमान धीरे धीरे घटेगा। मैंने घटने की दर भी आपको बताई है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। यदि हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। इसलिए ये आपका गलत है, क्योंकि सदैव स्थिर नहीं रहता, तापमान घटता हुआ रहता है। अगला है, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। विद्युत आवेशित कणों की अपन ने बात की थी कि धरातल से जितनी भी आपकी रेडियो तरंगें जाती हैं, जो संचार, अपनी संचार सुविधाओं को संचालित करती हैं, उन तरंगों को ऊपर जाने पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। वो उनको नीचे परिवर्तित करते हैं, प्रत्यावर्तित करते हैं। ये विशेषता है किसकी, आयन मंडल की। यानी कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं धरातल की ओर। तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कौन करता है, ओजोन मंडल या ओजोन परत। और ओजोन परत की यदि बात करें, समताप मंडल में पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। तो ये भी गलत है इसका। अगला है, इसमें संपूर्ण बाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं। बाष्पीकरण और धूलकण, यानी कि ये चीजें ज्यादातर किसमें पाई जाती हैं, समताप मंडल में, सॉरी क्षोभ मंडल में। इसमें संपूर्ण बाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। इसीलिए ज्यादातर मौसमी परिवर्तन या मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। देखो, मौसमी परिवर्तन के लिए जैसे बरसात होगी, ठीक है, बरसात होगी और नमी होगी या मौसम में, या ओले पड़ेंगे, उसके लिए, सबके लिए क्या जरूरी है, बाष्पीकरण, यानी कि जलवाष्प आवश्यक है। और बादल बनने के लिए, जो कि आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, वो करते हैं आपके धूलकण। उसके लिए क्या जरूरत है, धूलकण। इसीलिए ये चीजें उपस्थित हैं कहाँ पे, क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में ही आपकी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। यह बात आपकी सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ताप प्रवणता का विपर्याय होता है। देखो, ताप प्रवणता कहते हैं कि ऊपर जाने पर तापमान में कमी होना, ऊपर जाने पर तापमान में कमी होना। यह है ताप प्रवणता। इसका विपर्याय होता है, यानी कि इसका विपरीत किस मंडल में होता है, यानी कि ऊपर जाने पर तापमान यहां तो कम हो रहा है, तापमान बढ़ कहां पे रहा है। तो देखो, आयन मंडल, सॉरी ये कमी होना नहीं है, वृद्धि होना है तापीय प्रवणता। अब हमको बात करनी है कमी की। आयन मंडल में तापमान बढ़ता है, क्षोभ मंडल में भी तापमान कुछ सीमा तक तो घटता है, उसके बाद बढ़ता ही है। समताप मंडल में भी तापमान बढ़ता है। यह है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, और घटते घटते क्षोभ सीमा तक तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें पहुंच जाता है, तापमान पहुंच जाता है।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कि तापीय प्रवणता का विपर्य कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ताप क्षय दर है, यानी कि वायुमंडल में तापमान जो कम होता है उसकी दर क्या है। तो देखो ये एक है, ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल की ताप क्षय दर, यानी कि वायुमंडल में तापमान जो कम होता है उसकी दर क्या है। मैंने आपको बताया था कि हम धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी कि क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी, और उसकी दर क्या है, कमी की दर 165 मीटर 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 165 मीटर यदि हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होगा। तो इसमें दर देखो, ताप क्षय दर कौन सी दे रखी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रति 165 मीटर पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्री सतह का औसत तापमान वायुमंडल के तापमान से कम रहता है, यानी कि समुद्री सतह का तापमान वायुमंडल के औसत तापमान से कम रहता है। वायुमंडल के औसत तापमान की यदि बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल का औसत तापमान रहता है। अब उससे कम कहाँ पे रहता है, ये बात कर रहा है। तो देखो 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे है, जहाँ पर औसत तापमान से कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है, और ये उपोष्ण क्षेत्र होता है, जहां पर वायुमंडलीय तापमान से कम तापमान पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है। पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है, यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी मात्रा क्या है, देखते हैं। प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 कैलोरी, प्रति घंटा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 120 कैलोरी, प्रति घंटा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किग्रा कैलोरी, प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगभग 2 कैलोरी। प्रति मिनट होता है ये, प्रति मिनट में 2 कैलोरी तापमान प्राप्त होता है धरातल को प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर प्रति मिनट में 2 कैलोरी तापमान हमको प्राप्त होता है, कहाँ से, सूर्य से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल की जिस परत का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह है, वायुमंडल की जिस परत का मानव जीवन पर, देखो मानव जीवन से संबंधित परत है या उसके संपर्क में जो परत आ रही है वो है कौन सी, क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल ही जो परत है सबसे नीचे परत है, और पृथ्वी के संपर्क वाली परत भी कौन सी है, क्षोभ मंडल। और प्रभाव की यदि बात करें तो जितने भी मौसमी परिवर्तन हैं, मौसमी घटना है, क्षोभ मंडल में ही होते हैं और जिनका प्रभाव पड़ता है मानव पर। तो मानव पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी परत का पड़ता है, अधोमंडल या क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाए, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है आपके, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा एवं जलवाष्प का अधिकाधिक संचयन ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। बिल्कुल सही बात है ये, वायुमंडल में ऊष्मा और जलवाष्प का अधिक संचयन ही कहलाता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है, वायुमंडल में सौर ऊर्जा की बढ़ी हुई धारणशीलता हाल में वायु प्रदूषण के बढ़ने से हुई है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है।
तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा एवं जलवाष्प का अधिकाधिक संचयन ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, वायुमंडल में सौर ऊर्जा की बढ़ी हुई धारणशीलता ही प्रदूषण के बढ़ने से हुई है। प्रदूषण के बढ़ने से तो हुई है, लेकिन ये जो कथन है आपका, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रदूषण का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ये सही है, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो वायु प्रदूषण से ही आपकी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका निर्माण होता है। ग्रीन हाउस गैसें सर्वाधिक निर्माण करती हैं किसका, तापमान का, और ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है वायुमंडलीय प्रदूषण से। तो दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्षोभ सीमा पृथक करती है। अभी शायद लास्ट क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था क्षोभ सीमा के बारे में। क्षोभ सीमा जो है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ सीमा, क्षोभ परत की ऊपरी जो सीमा है उसे कहते हैं अपन क्षोभ मंडल, और इसकी चौड़ाई की यदि बात करें या मोटाई की बात करें तो वो है 1 से 1.5 किलोमीटर। तो देख लो, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतकालीन विश्वव्यापी जेट प्रवाह जो क्षोभ मंडल के ऊपर अति तीव्र समताप मंडलीय ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न होता है उसका नाम है। देखो, शीतकालीन विश्वव्यापी जेट प्रवाह क्षोभ मंडल के ऊपर अति तीव्र ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, उसका नाम है शीतकालीन जेट प्रवाह होता है। देखो, रात्रि जेट स्ट्रीम कहते हैं इसको, जो कि ध्रुवों पर ये बनते हैं। जेट स्ट्रीम का एक प्रकार है जो कि ध्रुवों पर बनता है। अब देखो, शीतकालीन बात कर रहा है, ध्रुवों पर आपको पता है 6 दिन के महीने 6 दिन की रात होती है। जब 6 दिन की रात होती है वो होता है आपका शीतकाल का समय, और उस समय जो क्षोभ पवनें या क्षोभ धाराएं जेट स्ट्रीम चलती हैं वहाँ पे, तो उनको कहते हैं अपन ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय क्षेत्रों में शीतकाल के समय जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं अपन जेट स्ट्रीम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो, क्षोभ मंडल की ऊपरी चल रही है, मैंने आपको जेट स्ट्रीम के बारे में बताया था। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूरब की ओर गति करने वाली जो तीव्र तरंगें होती हैं उनको कहते हैं अपन जेट स्ट्रीम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है, यानी कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो वायुमंडल के नीले प्रकाश का अवशोषण ये नहीं है, वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी नहीं है, वायु द्वारा नीले प्रकाश का उत्सर्जन ये भी नहीं है, जलवाष्प की उपस्थिति ये भी नहीं है। देखो, ये सही है। वायु अणु या धूल के कण कह सकते हैं, धूल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, ये प्रकीर्णन इसका प्रमुख कारण है किसका, आकाश के नीलेपन का। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वायु अणुओं या धूल के कणों द्वारा सूर्य का प्रकाश जो आता है उसका प्रकीर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं अपन आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है। देखो, मैंने वायुमंडल के 2 प्रकार से वर्गीकरण बताए थे आपको, कि एक तो ताप के आधार पर यानी तापमान के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें 5 परतें हमने पढ़ी थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये था तापमान के आधार पर। उसके बाद हमने रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण था वो था सममंडल और विषममंडल। सममंडल में क्या है कि गैसों की समानता पाई जाती है, यानी कि गैसों की समानता रहती है, लेकिन जैसे विषममंडल में जाते हैं उसमें गैसों की समानता नहीं होती है। तो धरातल से संपर्क में जो होता है उसे कहते हैं अपन सममंडल, और उससे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं अपन विषममंडल। तो बात कर रहा है कौन सा सममंडल का भाग नहीं है। देखो, 3 मंडल हैं जो ताप के आधार पर हैं, वो आते हैं सममंडल में, क्षोभ मंडल, उसके बाद है आपका समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं विषममंडल में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल
मध्यमंडल, ये आते हैं आपके सममंडल में। और सममंडल की ऊंचाई की यदि बात करें 0 से 90 किलोमीटर तक है आपका सममंडल, और उसके बाद है विषममंडल। तो ये 3 परतें हैं आपकी सममंडल में। अब इसमें से देख लो कौन सा नहीं है। मध्यमंडल है, समतापमंडल है, क्षुमंडल, तापमंडल नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये जो बहिर्मंडल है उसी को अपन तापमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी वायुमंडल संरचना एवं संगठन की क्लास। तो वायुमंडल की 2 क्लास अपन ने ली हैं और ज़्यादातर टॉपिक अपन ने कवर कर दिया है। तो हमारी क्लास यदि आपको यूज़फुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आपके संपर्क में हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।